नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने सीपीयू के चैप्टर में दो टॉपिक पढ़ लिए थे। एक सीपीयू क्या है और दूसरा क्यूबा का मिसाइल संकट। आज हम पढ़ेंगे दो ध्रुवीय विश्वों का उदय। दो ध्रुवीय विश्वों का आरंभ। दो ध्रुवीय विश्वों का आरंभ। तो इसमें हुआ क्या, जैसे शीत युद्ध आगे बढ़ा तो शीत युद्ध के क्रम में क्या हुआ, दुनिया बहुत तेजी से दो गुटों में बढ़ गई थी। ठीक है, इन महाशक्तियों ने दुनिया को लगभग दो गुटों में बांट लिया था और यह बंटवारा सबसे पहले यूरोप में हुआ। ठीक है, तो पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। ठीक है, तो पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का साथ लिया और पूर्वी यूरोप के अधिकतर देशों ने सोवियत संघ के साथ लिया। इसलिए पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के गुट को पश्चिमी गठबंधन कहा गया और सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के गुटों को पूर्वी गठबंधन कहा गया। ठीक है, तो ये हो गया पश्चिमी गठबंधन, और ये हो गया पूर्वी गठबंधन। ठीक है, तो पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन। पश्चिमी गठबंधन में लगभग 12 देश शामिल थे, और पूर्वी गठबंधन में लगभग 7 देश शामिल थे। ठीक है, तो अमेरिका ने क्या किया, इन देशों को आगे चल के एक संगठन का नाम देता है, संगठन का रूप देता है, और वो था नाटो। ठीक है, नाटो। ठीक है, और नाटो का पूरा नाम था उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, तो नाटो एक रूप दे देता है गठबंधन का और उसका नाम रहता है नाटो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। और इसकी स्थापना 1949 में होती है और नाटो का उद्देश्य था कि नाटो में शामिल सभी देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे और इनमें से किसी एक पर भी हमला होता है तो सभी देश अपने पर हमला मानेंगे और सभी मिलकर इसका जवाब देंगे। ठीक है, और इसी के जवाब में पूर्वी गठबंधन का भी एक संगठन बनता है और उसको कहते हैं वर्सा पैक्ट। ठीक है, वर्सा पैक्ट। और इसकी स्थापना 1955 में होती है और इसमें 7 देश शामिल होते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था, यूरोप में नाटो का मुकाबला करना। तो नाटो के दो उद्देश्य, एक नाटो में शामिल सभी देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे और दूसरा, अगर इनमें से किसी एक पर भी हमला होता है तो सभी देश अपने पर हमला मानेंगे और उसका मिलकर जवाब देंगे। ठीक है, तो जब ये यूरोप का बंटवारा हो जाता है तो इनका ध्यान अब एशिया के साइड में आता है और एशिया में जैसे आते हैं तो अमेरिका अपना एशिया में दो संगठन बनाता है, एक सीटो और एक सेंटो। ठीक है, तो अमेरिका एशिया में दो संगठन बनाता है, एक सीटो और सेंटो। सीटो का मतलब है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन, और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन। ठीक है, तो दो संगठन अमेरिका एशिया में बनाता है, लेकिन इसके जवाब में सोवियत संघ एशिया में कोई गठबंधन का नाम नहीं देता, लेकिन वो चीन, वियतनाम, उत्तर कोरिया और ईरान से दोस्ती कर लेता है। ठीक है, तो एशिया में भी ये दो महाशक्तियां अपने गठबंधन लगभग बनाते हैं। अमेरिका सीटो सेंटो और सोवियत संघ कोई नाम तो नहीं देता, लेकिन ये चीन से, वियतनाम से, उत्तर कोरिया से और ईरान से दोस्ती कर लेता है। लेकिन जैसे ये गठबंधन एशिया में बनते हैं वैसे क्या होता है कि एशिया के जो 9 स्वतंत्र देश होते हैं उनको लगता है कि कहीं ये हमारी जो आज़ादी है, जो अभी अभी हमें आज़ादी मिली है, कहीं फिर से गुलामी में ना बदल जाए, और ये लोग सोचते हैं कि अब क्या करें। इसी समय क्या होता है कि 1950 के दशक में सोवियत संघ और चीन के बीच एक भूभाग को लेकर अनबन हो जाती है। ठीक है, और उसी भूभाग को लेकर, उसी भूमि के टुकड़े को लेकर 1969 में 1969 में एक युद्ध होता है और उस युद्ध के बाद इनकी दोस्ती लगभग खत्म हो जाती है।
तो और यहीं पे क्या होता है कि गुटनेटेक्स्ट का उदय होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो ये एशिया को भी लगभग ये दो वर्गों में लगभग बांट लेते हैं। इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों महाशक्तियां अपने आप में इतनी शक्तिशाली थी कि दुनिया के किसी भी मामले को, किसी भी गठबंधन को, चाहे किसी भी देश को अकेले प्रभावित कर सकती थी, चाहे दुनिया को अकेले तबाह भी कर सकती थी। तो ऐसे में इनको छोटे देशों की जरूरत क्यों पड़े? ठीक है, ये सवाल उठता है। तो लेकिन हम देखेंगे तो ये पता चलेगा कि छोटे देश भी इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और वो किस टाइप से महत्वपूर्ण थे? तो पहला था एक तो प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा भूभाग। तीसरा सैनिक ठिकाने। और लास्ट आर्थिक सहायता। ठीक है, आर्थिक सहायता। ये कारण थे जिसकी वजह से ये छोटे देश महाशक्तियों के लिए बहुत बड़े काम के थे। जैसे आप प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल के भंडार, कोयले की खान, ये सभी छोटे देशों से इनको मिलने वाले थे। दूसरी बात भूभाग, जहाँ से ये एक दूसरे की जासूसी कर सकते थे। ठीक है, वहाँ से हथियारों का संचालन कर सकते थे। सैनिक ठिकाने, जहाँ पे अपने सैनिकों को रख सकते थे। और लास्ट में आर्थिक सहायता, चाहे ये छोटे देश कितने भी गरीब क्यों ना, लेकिन जरूरत पड़ने में थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता करते थे। तो ये चार कारणों से ये छोटे देश महाशक्तियों के लिए बड़े काम के थे। ठीक है, और इन्हीं कारणों से क्या करती थी महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन करती थी। फिर यहाँ ये सवाल उठता है कि बड़े देश तो चलो ठीक है, इनसे इन कार्यों के लिए, इन कार्यों के लिए गठबंधन करते थे, लेकिन छोटे देशों को क्या जरूरत थी? छोटे देश के इन महाशक्तियों के साथ जाना चाहते थे, गठबंधन करते थे। तो यहाँ क्या है, छोटे देशों को भी इनसे कुछ फायदे थे, और ये भी अपने फायदों के हिसाब किताब लगाने के बाद ही उनसे दोस्ती करते थे, चाहे उनके गुटों में शामिल होते थे। क्योंकि महाशक्तियां इन छोटे देशों से वादा करती थी कि आपके पड़ोसी से अगर आपका युद्ध होगा तो हम आपकी सहायता करेंगे। और इस सभी छोटे देशों की क्या होता था, अपने पड़ोसी से हमेशा संघर्ष होते ही रहते थे। तो ये वादा करती थी कि भविष्य में कभी भी आपके पड़ोसी से आपका संघर्ष होगा तो हम आपको सहायता करेंगे। तो इस तरह से महाशक्तियां भी अपने फायदे के लिए करती थी, और छोटे देश भी अपने फायदे के लिए इनसे गठबंधन करते थे। तो इस टाइप से इन्होंने एशिया को और यूरोप को बांटा अपने अपने फायदे के अनुसार। नया टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, वो है शीत युद्ध का दायरा। युद्ध का दायरा। ठीक है, दायरा का मतलब कि शीत युद्ध कहाँ तक चला था, किन क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ था। तो जैसे कि हम जानते हैं कि शीत युद्ध के दौरान अनेक लड़ाइयाँ हुई, खूनी लड़ाइयाँ भी हुई, जिसमें से एक क्यूबा का मिसाइल संकट था। अनेक संकट है इस दौरान, लेकिन इसका ये हुआ कि इसका बदलाव मतलब युद्ध में नहीं हुआ, ये युद्ध के रूप में नहीं बदला। नहीं तो लड़ाइयाँ तो बहुत हुई थी, खूनी लड़ाइयाँ भी हुई, कई सारे संकट भी आए, लेकिन इसकी वजह से तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, तो शीत युद्ध के दौरान कई सारे संकट आए, जैसे 1950 से 1953 के बीच। ठीक है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया दोनों आपस में लड़ रहे थे, और दोनों महाशक्तियों में से भी एक दूसरे का लोग साथ दे रहे थे। तो एक संकट ये है। और दूसरा 1958 से 1962 के बीच, इस समय बर्लिन का संकट था। ठीक है, और तीसरा संकट 1960 के दशक में था, वो था कांगो का संकट। ठीक है, तो ये शीत युद्ध के दौरान तीन बड़े संकट थे। एक उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया का संकट 1950 से 1953 के बीच। दूसरा 1958 से 1962 के बीच बर्लिन का संकट। तीसरा 1960 के दशक में कांगो का संकट। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारे संकट आए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसकी वजह से तीसरा विश्व युद्ध शुरू नहीं हुआ। तो जब हम शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि महाशक्तियों में शामिल देश, ठीक है, चाहे उनमें शामिल देशों के बीच कब कब संकट आए, युद्ध हुए, चाहे युद्ध होने की संभावना बनी, लेकिन इसके वजह से तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। तो इसकी परिभाषा ये लिखना है कि जब हम शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि महाशक्तियों के बीच कब कब संकट आए, युद्ध हुए, चाहे युद्ध होने की संभावना बनी, लेकिन इसके वजह से तीसरा विश्व युद्ध
नहीं हुआ। ठीक है, कई बार ऐसे मौके भी आए जब शीत युद्ध के दौरान बाहर के देशों ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई, चाहे बाहर के देशों ने शीत युद्ध के दायरे को कम करने की कोशिश की। जैसे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का जो युद्ध हो रहा था उसमें गुटनिरपेक्ष के देश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसमें खास तौर से नेहरू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो नेहरू का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। इसके अलावा जो कांगो का संकट था, कांगो के संकट में जो यूएनओ के जो महासचिव थे उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये बाहर के देश भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और एक काफी इसका दायरा भी बड़ा हुआ था। कई बार ये भी आता है कि दोनों महाशक्तियों के बीच बिल्कुल बातचीत बिल्कुल बंद हो जाते थे और दोनों एक दूसरे से बातचीत बंद करने वालों की टेंशन बढ़ जाती थी। तो लगता था कि फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा, देखिए किसी न किसी कारण से दोबारा ये इनके बीच सुलह हो जाती थी और ये रुक जाते थे। तो ये है शीत युद्ध का दायरा। शीत युद्ध के दायरे की जो परिभाषा आप लोग लिखेंगे बस इतना ही लिखना है कि जब हम शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि महाशक्तियों में शामिल देशों के बीच कब कब संकट आए, युद्ध हुए चाहे युद्ध होने की संभावना बनी, लेकिन इसकी वजह से तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, और इसके बारे में ज्यादा नंबर के क्वेश्चन जिसमें आप ये लिख सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान कई ऐसे मौके भी आए जब शीत युद्ध से बाहर के देशों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया में जो संकट आया था 1950 से 53 के बीच, उसमें नेहरू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा जो कांगो का संकट था 1960 में, उसमें भी यूएनओ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये सारी चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसमें कुछ लिखना नहीं है। जो भी मैं इस चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूँ आप लोग बिल्कुल पहले एक बार देख लो वीडियो। ये सारे नोट्स आपको मैं एक लिंक दूंगा, वहां से आप जाके सारे नोट डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे देख सकते हैं चाहे देख के लिख सकते हैं। देखिए आप लोग कोशिश ये करोगे जो मैं वीडियो बता रहा हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ इसी समय आप सुन के नोट्स बना लो। ठीक है, बहुत एक बिल्कुल परिभाषा में सटीक बता रहा हूँ और इतना ही चाहिए आपको, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, तो जितने भी आप वीडियो देख रहे हो उसका आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जाओ। मैं टॉपिक वाइज आपको एक एक टॉपिक बताऊंगा, कहीं से छूटने वाला नहीं है, तो आप इसका ध्यान रखो। बाकी आप नोट्स की बिल्कुल चिंता मत करो, आप लोग बिल्कुल आपको नोट्स मिल जाएगा, एक एक टॉपिक का मिलेगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार वीडियो सही से देख लो। ठीक है, धन्यवाद। फिर अगले टॉपिक में अगले वीडियो में बताऊँगा। ठीक है।